नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मानसी जैन जीके को आसान बनाने के लिए हाजिर हूँ एक बार फिर कुछ नई ट्रिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स, नए नॉलेज के साथ। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंडिया का जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ज्योग्राफी का टॉपिक है और मैं ये मानती हूँ कि बहुत इजी भी है, बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो शायद इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना बना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। बच्चों ध्यान से समझना, एक एक वर्ड पर फोकस करना। आपको इस वीडियो के जस्ट साथ साथ ही याद हो जाएगा, यानी ये वीडियो हमारी चलती रहेगी, आप देखते रहेंगे, आपको साथ साथ याद भी होता रहेगा। देखो वायुमंडल, वायुमंडल हमारी जो पृथ्वी है ना बच्चों, ये तीन चीजों से मिलकर बनी है। एक होता है जलमंडल, एक होता है वायुमंडल और एक होता है स्थल मंडल। जहां पर ये तीनों आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल, बायोस्फीयर। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जैव मंडल क्या होता है जहां पर ये तीनों होते हैं। आज की हम क्लास में वायुमंडल को पढ़ेंगे। वायुमंडल का मेन कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वायुमंडल क्या होता है। ध्यान दें, वायुमंडल क्या होता है बच्चों? वायुमंडल एक गैसीय आवरण है, यानी एक एनवलप है गैसेस का। गैसेस का एक एनवलप है या गैसों का एक आवरण है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर बना हुआ है। ये जो गैसीय आवरण है इसमें अलग अलग गैसें हैं, जैसे देखो मैंने वहां लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 कितनी कितनी है वो सब लिखा है। तो हमारा जो ये वायुमंडल है, सबको पता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का अपना एक वायुमंडल है। अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता। अब ये जो गैसीय आवरण है जो वायुमंडल है, इसकी वजह से ही पृथ्वी का औसत तापमान बना रहता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये देखो यहाँ पे मैंने स्टार लगा दिया, यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। तो पृथ्वी का औसत तापमान दैट मीन्स एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो ये वायुमंडल है इसे हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, यानी वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा जाता है। इसे मैं यहां से रफ कर देती हूँ। देखो ध्यान से समझिएगा, वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि हम ये भी देखते चलेंगे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये क्या हो गए? 5 लेयर्स हो गई। ठीक है, इनकी इंग्लिश वाले नाम भी। एक बात और ध्यान देना, जितने भी बच्चे हरियाणा के मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने बच्चे हिंदी मीडियम के, हरियाणा के नाम के अगर हिंदी मीडियम कहूंगी तो ज्यादा सही रहेगा, जितने भी हिंदी माध्यम के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ ये वर्ड याद कर लेते हैं, ये याद ही नहीं करते। एक बार एग्जाम में क्या हुआ, स्टैट की परीक्षा थी, स्टैट की, जब हरियाणा में एफसेट से पहले स्टैट चलता था, तब वहां पे क्या हुआ, उन्होंने इसको ना ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल ना लिखकर ट्रोपोस्फेयर दे दिया। यही काम एक बार चंडीगढ़ पुलिस में भी हुआ। चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम था, उसमें भी इसकी इंग्लिश ना देकर इस तरह से लिख दिया, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे फंस गए। आता हुआ टॉपिक पढ़ा हुआ भी वो क्वेश्चन को नहीं कर पाए। इसलिए प्यारे बच्चों, आप ये नाम भी याद रखना और ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये ऐसे भी दे देता है। तो प्लीज इस पर फोकस करें, स्ट्रेटोस्फेयर।
इस पर फोकस करें कि आपको इंग्लिश वाला नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा था कि इन्हें क्रम से लगाओ, कि सबसे पहले कौन, फिर सबसे नीचे कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, तो आपको इनका पर्टिकुलर ऑर्डर भी याद होना चाहिए। यहाँ पे आ जाइए, पृथ्वी के सबसे नीचे, पृथ्वी के सबसे नजदीक, वायुमंडल में सबसे नीचे जो परत है, जो निचली परत है, उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसमें जितने भी बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान आता है, आंधी आती है, इसका मतलब क्या, जितना भी क्लाइमेट, मौसम में जितना भी परिवर्तन होता है वो सभी इसी परत में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। इसलिए क्षोभ मंडल का अन्य नाम परिवर्तन मंडल भी है। इसका एक अन्य नाम संवहन मंडल भी है। और क्योंकि इसमें बारिश होती है इसलिए इसका एक अन्य नाम बादलों का रंगमंच भी है, चैटल ऑफ क्लाउड्स। बच्चों ध्यान देना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि बताइए परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल या बादलों का रंगमंच किस परत को कहा जाता है। बादलों का रंगमंच क्षोभ मंडल को कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, जैसे जैसे पॉइंट्स, हेडिंग बनाना क्षोभ मंडल, और जो जो इसकी विशेषताएं हैं हेडिंग बनाकर, एरो डालकर इसकी विशेषताएं लिखते चलना। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, तो फोकस करें। देखिए, इस मंडल की ऊंचाई अलग अलग है। देखो यहाँ मैंने इसकी ऊंचाई ज्यादा बनाई है, यहाँ कम। ये डिफरेंस कैसा है, ये जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है ध्रुवों पर, पोलर एरिया पर। ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। इसका मतलब क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फेयर की पोलर एरिया में ऊंचाई कम है, जबकि ये वाली जो ऊंचाई है ये है इक्वेटर के आसपास। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास। भूमध्य रेखा के आसपास इसकी ऊंचाई अधिक है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई अधिक है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो ध्यान दो, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पूरा साल गर्मी होती है। क्योंकि यहाँ गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से वायु हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जबकि यहाँ पे ठंड होती है तो वायु नीचे बैठी रहती है। एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि सर्दियों में क्षोभमंडल की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सर्दियों में क्षोभमंडल की ऊंचाई कम हो जाती है, गर्मियों में क्षोभमंडल की ऊंचाई अधिक हो जाती है। इस बात में आपको इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। तो ये हो गया हमारा क्षोभमंडल। देखो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, ऊंचाई कितनी है, मौसम में परिवर्तन किस परत में होते हैं, परिवर्तन मंडल, संवहन मंडल, बादलों का रंगमंच। और एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि इंद्रधनुष किस परत में बनता है, दिखाई देता है। अब बच्चों को लगा यार इंद्रधनुष पता नहीं किस में, लेकिन अगर ध्यान से सोचे तो जहां बारिश हो रही है तो इंद्रधनुष भी तो वहीं बनेगा ना। तो देखो इंद्रधनुष किस परत में दिखाई पड़ता है, किस परत में बनता है, तो इंद्रधनुष का बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना किसमें भाई, क्षोभमंडल में। आगे चलो, नेक्स्ट लेयर है हमारी समताप मंडल। समताप नाम से ही पता लग रहा है समान तापमान, क्योंकि इस परत के अंदर तापमान लगभग समान रहता है, मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ वायुयान उड़ाना सुरक्षित होता है। एक बार एयरफोर्स वाई ग्रुप में पूछा गया था कि वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो वायुयान किस परत में उड़ाए जाते हैं, क्या आंसर होगा भाई, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से इधर 15 से 18 किलोमीटर से ऊपर चलते हैं तो 50 किलोमीटर तक क्या है समताप मंडल की ऊंचाई। इसमें जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी ऊपरी सतह पर पाई जाती है ओजोन, ओजोन परत। ठीक है, ओजोन सब जानते हैं ओजोन के बारे में, ओजोन यानी O3। ओजोन क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को
पृथ्वी पर आने से रोकती है। और एक क्वेश्चन आया था, आईबी का पेपर था, आईबी का, उसमें मुझे याद है एक बार क्वेश्चन आया था, ओजोन को किसने नुकसान पहुंचाया है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन में एक छिद्र हो गया है, वो छिद्र कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा होल, एक बड़ा छेद हो गया है, वो छेद कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। लेकिन बड़े मजे की बात है, ऑप्शन में अंटार्कटिका था नहीं, तो क्या था ऑप्शन में भाई? ऑप्शन में था दक्षिणी ध्रुव। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव पर। तो ओजोन में जो एक बड़ा छेद हो गया है वो कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। ठीक है। एक SSC CGL में एक बार क्वेश्चन आया था कि ओजोन कितने किलोमीटर के बीच ज्यादा सघन अवस्था में पाई जाती है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओजोन कितने किलोमीटर के बीच ज्यादा सघन अवस्था में पाई जाती है? ओजोन 20 से 35 किलोमीटर के बीच ज्यादा डेंस पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। ठीक है, इससे ऊपर चलते हैं, हमारा आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। इसे हम कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर, क्योंकि इस परत में टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने बच्चों सुना होगा, कई बार आप लोग कहते हैं टूटता तारा, कोई भी विश मांग लो, तो क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, टूटते तारे वाली घटना किस परत में होती है? जो टूटता तारा होता है एक्चुअल में वो तारा तो नहीं होता है, क्योंकि तारा तो गैसों का बना होता है, वो टूट ही नहीं सकता। तो वो क्या होता है? वो उल्का पिंड होते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इस परत से टकराकर वो जल जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है, उल्का पिंडों की चमक किस परत में पाई जाती है, या उल्काओं की घटना किस परत में पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? मध्य मंडल। इससे ऊपर थोड़ा सा और चले तो आयन मंडल। क्वेश्चन आता है, रेडियो और FM की तरंगें किस परत से टकराकर पृथ्वी पर वापस आती है? किस परत से? तो वो इससे टकराकर पृथ्वी पर वापस आती है, क्योंकि इस परत में इलेक्ट्रिक आयंस होते हैं, विद्युत कण होते हैं। या आपको क्वेश्चन आए, विद्युत कण किस परत में पाए जाते हैं? देखो एक बात और, क्योंकि इस परत में विद्युत कण पाए जाते हैं, अब अगर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा थोड़ा बहुत, तो वहां पर क्या होगा? वो गर्म हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखो, आप चार्जर लगाते हो मोबाइल का, थोड़े टाइम बाद वो चार्जर गर्म हो जाता है, प्रेस लगाते हो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें विद्युत कण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? फ्लो होता है। तो जिस वजह से इस परत का भी टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए इस परत को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं, तापमंडल भी कहते हैं। कुछ किताबों में तो इसका नाम आयनमंडल दिया ही नहीं हुआ, तापमंडल ही नाम दिया हुआ है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। अगर आपको पूछा जाएगा तापमंडल, तब ध्यान रखना है कि आयनमंडल के बारे में ही बात हो रही है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन था कि सैटेलाइट्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ छोड़े जाते हैं? उपग्रह किस परत में पाए जाते हैं? तो उपग्रह वायुमंडल की किस परत में होते हैं? आयनमंडल में होते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर बाह्य मंडल, जिसकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर। वैसे तो ये इतना विशाल, इतना विरल है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी कुछ मैक्सिमम इसे 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। इसमें लाइट, हल्की हल्की गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, और धीरे धीरे ये परत अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ध्यान देना, वायुमंडल में नीचे नीचे हैवी गैसेस पाई जाएंगी, ऊपर लाइट गैसेस पाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्लास में पानी लो और उसमें बाहर से मिट्टी लाओ और ग्लास में डाल दो, चम्मच से घोल दो कांच के ग्लास में, बाहर से देखो जो लाइट पार्टिकल होंगे वो ऊपर तैरेंगे, भारी नीचे। इसीलिए जो भारी गैसें हैं, भारी गैसें कौन होती है? जैसे CO2, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, ये हैवी गैसेज है। हैवी गैसेज नीचे पाई जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम लाइट गैसेज है, लाइट गैसेज ऊपर की तरफ पाई जाती है। ठीक है। और एक बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। मैंने वो क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी देखा, एचटेट में भी देखा, सीटेट में भी देखा मैंने वो क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि व्हाट इज द नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, इसे कहते हैं हिंदी में तापमान की सामान्य गिरावट दर कितनी है। तो भाई तापमान की सामान्य गिरावट दर कितनी होती है? प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम सौरमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम सौरमंडल में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा? तापमान गिरेगा। ठीक है, तो कितना गिरता है? जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कितना गिरता है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। और अगर आपको किलोमीटर में कहें तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। इसे बोला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, तापमान की सामान्य गिरावट दर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हुआ बच्चों हमारा टॉपिक वायुमंडल की परतें। इससे पहले मैं सौरमंडल करा चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सौरमंडल का टॉपिक कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मैंने सौरमंडल के 2 पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने पृथ्वी की गतियां, रोटेशन और रेवोल्यूशन भी कराया है, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायरेक्ट टॉपिक है जो एग्जाम में आते हैं। जितने बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जितने बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट, सीटेट, यूपीटेट, यानी किसी भी राज्य का टाइट परीक्षा तो उसमें शामिल है ही है। ये टॉपिक प्रत्येक एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते चलते एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी बच्चों, हमारे महान जो साइंटिस्ट और भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा विचार दिया था। उनका कहना था कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। बच्चों इस बात पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करो, क्योंकि बच्चों आप एक बात सोचो कि जब कोई भी वैकेंसी आउट होती है तो लाखों बच्चे भरते हैं, तो उन लाखों से फाइट करने के लिए आपको कुछ हटकर कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप कुछ अलग मेहनत करेंगे, अलग एफर्ट्स डालेंगे, हटकर तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली कामयाबी आपके हाथ में होगी। तो बहुत सारा अपना सुख, बहुत सारी अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। इच्छाएं मारनी पड़ती है कैसे? इच्छाएं मारनी पड़ती है, आपका मन कर रहा है कि यार बहुत सर्दियां हो रही है, रजाई ओढ़ के सो जाओ, सुबह ना उठो। अरे भाई, अगर आप कंबल या रजाई में घुसोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? तो इसलिए आपको वो फीलिंग, वो अपना मन मानना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। त्याग करोगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने का मन है, नहीं जाना भाई, पढ़ रहा हूँ, मत जाओ। शादी में जाना है, बोल दो मम्मी पापा नहीं जा रहा हूँ, पढ़ाई करनी है। जब आप जितना ज्यादा टाइम आप खुद की तैयारी को दोगे, उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं आपके साथ हूँ, आपके एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए, जीके को आपके लिए आसान बनाने के लिए जल्द ही हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आपसे खुद ही नहीं रुका जाएगा और आप लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।